नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। आज अपन चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली रीट एग्ज़ाम 2025 के अंतर्गत भाषा प्रथम या भाषा द्वितीय के रूप में जब आप हिंदी को चूज़ करेंगे तो हिंदी का सिलेबस है वो किस प्रकार से रहेगा। अपन यहाँ पर हिंदी को भाषा फर्स्ट और हिंदी को भाषा सेकंड के रूप में, दोनों ही रूप में चूज़ करने पर किस प्रकार से सिलेबस में परिवर्तन रहने वाला है, उन दोनों बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। जब अपन बात करते हैं भाषा प्रथम के रूप में हिंदी को चूज़ किया जाएगा तो आपका सिलेबस है वो किस प्रकार से रहेगा। हालांकि भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय दोनों ही रूपों में जब हिंदी को चूज़ किया जाएगा तो सिलेबस में कोई ख़ास बदलाव नहीं है। केवल हिंदी के अंदर जो यूनिट्स डिवाइड की गई हैं, अलग अलग 6 यूनिट हैं। 6 में से 3 यूनिट जो हैं वो व्याकरण संबंधित हैं, जिसके 5 करके 15 क्वेश्चन हैं वो व्याकरण से संबंधित रहेंगे और 15% के लिए 3 यूनिट हैं वो हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों की रहेंगी। और यह सिलेबस जो है 6 यूनिट वो दोनों ही स्तर पर रीट लेवल प्रथम और रीट लेवल द्वितीय दोनों के अंदर ही भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय के रूप में हिंदी को चुनने पर देखने को मिलेगा। अंतर केवल यह रहेगा कि यदि आप भाषा प्रथम या भाषा द्वितीय के रूप में हिंदी का चुनाव करते हैं तो जो इस दिए गए सिलेबस में जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं उनमें जो द्वितीय यूनिट है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या बदलाव है और क्या सिलेबस है। हिंदी भाषा को अपन जब भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय के रूप में चूज़ करते हैं तो जो अपनी प्रथम यूनिट है उसके अंदर आपको एक अपठित गद्यांश मिलेगा, जिसके अंदर व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। अब व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी विषय सामग्री क्या रहेगी, तो ये विषय सामग्री शब्द ज्ञान से संबंधित रहेगी। शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, शब्द किस किस प्रकार से होते हैं, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है, विदेशज है, यानी अलग अलग कौन सी विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं, कौन से अपनी देशी भाषाओं के शब्द हैं, कौन से संस्कृत भाषा से निकल कर आने वाले शब्द हैं, कौन से उनके अंदर बोलचाल के अंदर हुए परिवर्तन के आधार पर बने हुए शब्द हैं, उन सभी की चर्चा अपन करेंगे। अब यहाँ पर यह जो पोर्शन अपन देख रहे हैं शब्द ज्ञान वाला, जो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये इतना पोर्शन है वो तब होगा जब आप हिंदी को भाषा फर्स्ट के रूप में चूज़ करेंगे। यदि हिंदी को भाषा द्वितीय के रूप में चूज़ करते हो तो ये इतना पोर्शन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो भी इसी प्रकार से देखने को मिलेगी। ये पोर्शन है वो भाषा फर्स्ट के रूप में ही मिलेगा। द्वितीय भाषा चूज़ करोगे तो आगे का जो पोर्शन है यानी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब चीज़ें, संधि और समास, ये सभी प्रश्न हैं वो एक अपठित गद्यांश मिलेगा और उस गद्यांश के अंदर दिए गए शब्दों में से ही मिलने हैं। हालांकि उस गद्यांश का जो तात्पर्य रहेगा या अपनी हेल्प रहेगी वो ये है कि अपन यदि आंसर के करीब पहुंच रहे हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प अपन गद्यांश से ले सकते हैं। बाकी संधि का कोई शब्द है वो उस गद्यांश में से उठाया जाएगा। अब उस शब्द की संधि अपने को आती है या संधि विच्छेद अपने को करना आता है, समास विग्रह अपने को करना आता है या सामासिक शब्द बनाना अपने को आता है या उसका प्रकार अपने को आता है तो ही अपन बता पाएंगे। वो गद्यांश उसमें कोई हेल्प नहीं करेगा। लेकिन जो प्रश्न के शब्द हैं उनका चुनाव उस गद्यांश में से किया जाएगा। उसके बाद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और जो शब्द शुद्धि, ये सभी जो टॉपिक हैं वो आपकी यूनिट फर्स्ट के अंदर रहेंगे और इन सभी बिंदुओं से संबंधित 5 प्रश्न आपको प्रश्न पत्र के अंदर देखने को मिलेंगे, चाहे आप लेवल प्रथम की एग्ज़ाम देंगे चाहे आप लेवल द्वितीय की एग्ज़ाम देंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे, तो जो दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट के अंदर फिर से आपको एक अपठित गद्यांश मिलने वाला है और इस गद्यांश में आपको कुछ रेखांकित शब्द मिलेंगे। उन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना है
उसके बाद में उन शब्दों के वचन, एक वचन है, बहुवचन है, उसका काल कौन सा है, वर्तमान काल है, भविष्यत काल है, भूतकाल है, या उनके लिंग हैं, उनको पहचानना, दिए गए शब्दों के वचन, काल और लिंग को बदलना। इसके बाद में कुछ राजस्थानी शब्द होंगे, उनके हिंदी रूप, उनके अर्थ क्या होते हैं, यह यूनिट आपको देखने को मिलेगी। और यह यूनिट है वो एक विशेष यूनिट है जिसका आपको भाषा फर्स्ट के अंदर चुनाव करने पर आपको यह यूनिट देखने को मिलेगी। जबकि भाषा द्वितीय के रूप में अगर आप हिंदी को चूज करते हो तो यह दूसरी यूनिट जो है ये पूर्णतः आपको बदली हुई मिलेगी। भाषा फर्स्ट के रूप में चूज करने पर यह यूनिट जो अपने सामने है अपठित गद्यांश में से, और यह गद्यांश है वो गद्य शब्द का, गद्य भाग का रहेगा चूंकि गद्यांश है। लेकिन भाषा द्वितीय के रूप में अगर हिंदी को चूज करते हो तो यहाँ पर एक पद्य भाग मिलेगा जिससे अपने को अलग अलग भाव सौंदर्य, नाद सौंदर्य, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं वो देखने को मिलेंगे। उनकी चर्चा भी अपन करेंगे भाषा द्वितीय के रूप में। लेकिन ध्यान रहे, भाषा प्रथम या भाषा द्वितीय के रूप में हिंदी का चुनाव करने पर विशेष रूप से जो बदलाव है वो केवल इस दूसरी यूनिट के अंदर है, बाकी सेम है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे। तो तीसरी यूनिट है उसके अंदर वाक्य रचना, यानी वाक्य का निर्माण कैसे होता है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये सब। फिर वाक्य के अंग कि उसमें कर्ता कौन सा होता है, उसमें क्रिया क्या होती है, ये सब। उसके बाद में वाक्य के प्रकार, कौन कौन से काल के आधार पर क्या प्रकार हैं, या फिर रचना के आधार पर वाक्य के क्या प्रकार हैं, प्रयोग के आधार पर कैसे रहेंगे। उसके बाद में पदबंध, यानी कि उस वाक्य के अंदर कोई शब्द दिया हुआ मिलेगा या कोई वाक्य का कोई हिस्सा होगा, उसका कौन सा प्रकार है, पदबंध क्या रहेगा। फिर मुहावरे, लोकोक्तियाँ और विराम चिन्ह, विराम चिन्हों का अलग अलग जगह के ऊपर क्या क्या उपयोग है, किस स्थिति में उनका प्रयोग किया जाता है, इन सभी से संबंधित आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस प्रकार अपन ने जो चर्चा करी अब तक, ये जो कुल 3 यूनिट हैं, यहाँ से ये इन 3 यूनिटों के अंदर और अपने को व्याकरण संबंधी प्रश्न हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, अपने को हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। शिक्षण विधियों से भी वही 15 प्रश्न अपने को देखने को मिलने वाले हैं। शिक्षण विधियों की पहली यूनिट या हिंदी भाषा की कहें तो चौथी यूनिट, भाषा की शिक्षण विधियाँ, किस किस विधियों से, परियोजना विधि क्या है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर अपन सीधी व्याख्यान विधि का उपयोग करते हैं वो विधि कौन सी है, प्रयोग विधि कौन सी है, अलग अलग कर करके सीखने के लिए, किसी भी कार्य को करके सीखने के लिए जो विधि है वो प्रोजेक्ट विधि कौन सी है, प्रयोगात्मक विधि कौन सी है। इन सब विधियों के अंदर किस प्रकार से शिक्षण करवाया जाता है, किस प्रकार से विद्यार्थियों की भागीदारी इसके अंदर तय की जाती है, अलग अलग क्या क्या उपयोगिताएं हैं, कौन सी विधियाँ वैज्ञानिक विधियाँ हैं, कौन सी मनोवैज्ञानिक विधियाँ नहीं हैं, इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा शिक्षण के उपागम कौन कौन से हैं, और एक विद्यार्थी के अंदर, एक बालक के अंदर भाषा से संबंधित दक्षता का विकास कैसे किया जा सकता है, अर्थात उसकी भाषाई दक्षता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, भाषा में सुधार, इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, ये रहेगी। इससे संबंधित 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो 5वीं यूनिट रहेगी हिंदी की, भाषाई कौशलों का विकास, ये अपन जानते हैं कि LSRW के आधार पर ये जो भाषाई कौशल हैं उनका विकास होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं लिसनिंग, यानी कि सुनना। यह कौशल सबसे पहले विकसित होता है किसी भी बालक के अंदर। उसके बाद में सुनने के बाद में धीरे धीरे वो बोलना सीखता है, उसके बाद में पढ़ना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये LSRW, इस सिस्टम के ऊपर भाषाई कौशलों का विकास होता है। इसके बाद में हिंदी भाषा शिक्षण के अंदर कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी बाधाएं हिंदी भाषा को सिखाने में आती हैं। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उनके भाषा क्षेत्र अलग होते हैं, सभी क्षेत्रों के अंदर हिंदी भाषा नहीं भी बोली जाती है, या फिर उनका जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर हिंदी का प्रचलन बहुत कम है। तो ये सभी चुनौतियां हैं वो देखने को मिलेंगी। उन चुनौतियों का कैसे सामना किया जाता है, कैसे एक शिक्षक
उन सभी चुनौतियों से निपटने के अंदर एक विद्यार्थी की सहायता कर सकता है, सहायक हो सकता है। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कि एक बालक को सिखाने के लिए, उसको अधिगम है वो इजी वे में करवा देने के लिए कौन कौन सी सहायक सामग्रियां काम में ली जा सकती हैं। पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक है, उसका एक विद्यार्थी के अंदर भाषा को सीखने में क्या क्या योगदान हो सकता है। बहुमाध्यम यानी मल्टीमीडिया, इसका एक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक है वो किस प्रकार से उसका एक सकारात्मक उपयोग करना उसको सिखा सकता है, किस प्रकार से वो भाषा को सीखने में हेल्पफुल हो सकता है। शिक्षण के अन्य संसाधन कौन कौन से हैं, किस प्रकार से उसको दल शिक्षण किस प्रकार से करवाया जा सकता है, किस प्रकार से उनकी ग्रुप डिस्कशन करवाया जा सकता है। ये सभी संसाधन जो हैं उनकी चर्चा भी अपन यहाँ पे करेंगे और उनसे संबंधित प्रश्न हैं वो एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर जब अपन बात करते हैं भाषा के अंदर, जब भाषा विद्यार्थी को सिखा दी जाती है तो भाषा शिक्षण के अंदर मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है, किस प्रकार से अपन उसको इवेलुएट करेंगे। उपलब्धि परीक्षण, यानी बालक ने क्या क्या सीखा, उसका निर्माण। समग्र एवं सतत मूल्यांकन CCE क्या है। और फिर जब बालक के कोई बाधा आ रही है तो उस बाधा का उपचार कैसे किया जा सकता है, उपचारात्मक शिक्षण। जब बालक किसी भी बाधा का सामना कर रहा है, किसी भी समस्या का सामना कर रहा है, तो उस समस्या का किस प्रकार से हल किया जा सकता है और बालक है वो किस प्रकार से अध्ययन को या भाषा को और सुगम तरीके से सीख सकता है, यह है उपचारात्मक शिक्षण। हिंदी भाषा के अंदर अपन सीखेंगे। इस प्रकार से कुल जो 6 यूनिट हैं हिंदी भाषा के अंदर, 6 में से 3 यूनिट रहेंगी आपकी व्याकरण से संबंधित, जिसके अंदर सेकंड यूनिट है वो भाषा द्वितीय के रूप में अगर हिंदी का चुनाव करते हैं तो भिन्न रहेगी। और बाकी 3 यूनिट जो भाषा की शिक्षण विधियों से संबंधित, टीचिंग मेथड से संबंधित हैं, वो चाहे आप भाषा प्रथम के रूप में या भाषा द्वितीय के रूप में हिंदी का चुनाव करते हैं तो देखने को मिलेगी। अब अपन बात करते हैं कि यदि हिंदी भाषा को भाषा द्वितीय के रूप में चुनाव किया जाता है तो ये द्वितीय यूनिट जो है, सेकंड यूनिट, वो किस प्रकार से बदली हुई अपने सामने आएगी और इसका कंटेंट है वो क्या रहेगा। तो हिंदी भाषा का चुनाव द्वितीय भाषा के रूप में कर लिया जाता है तो यह है पद्य भाग से एक पद्यांश है वो देखने को मिलेगा और उसी में से अलग अलग तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर अपन ने प्रथम यूनिट के अंदर भी देखा था। प्रथम यूनिट के अंदर है जो तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज शब्द थे, हालांकि ये है भी यहाँ के ऊपर दिए गए हैं शब्द युग्म, विदेशी भाषा, ये शब्द भी दिए गए हैं। अंतर जो है वो आपकी ये द्वितीय यूनिट जो है यहाँ अंतर देखने को मिल रहा है। ये देखिए, बाकी सभी यूनिट हैं वो समान हैं, केवल ये एक अपठित यहाँ पर अपने को पद्यांश देखने को मिल रहा है। जबकि भाषा प्रथम के रूप में हिंदी का चुनाव किया जाता है तो यहाँ पर एक गद्यांश होता है और उस गद्यांश में से प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं अलग अलग। जबकि यहाँ पर एक पद्य दिया जाएगा और उसमें से अलग अलग शब्द जो होंगे उनके प्रश्न बनेंगे। भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प या निर्माण सौंदर्य या जीवन दृष्टि, इन 5 बिंदुओं से संबंधित 5 प्रश्न एक एक करके पूछे जाएंगे। केवल इतना बदलाव रहेगा, बाकी भाषा द्वितीय के रूप में हिंदी का चुनाव करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम रहेगा। अक्सर हिंदी भाषा का चुनाव है वो भाषा प्रथम के रूप में किया जाता है। बाकी यही यूनिट कारक, अव्यय, विराम चिन्ह, राजस्थानी मुहावरों का अर्थ प्रयोग, सभी जो यूनिट हैं वो बिल्कुल समान हैं। इसके बाद में देखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड है वो कक्षा 6 से 8 तक। अब ये लाइन लेवल प्रथम के लिए कक्षा 1 से 5 तक लिखा हुआ मिलेगा और उनका जो कठिनाई स्तर है वो लेवल 2 के अंदर कक्षा 12 तक का देखने को मिलेगा। जबकि लेवल 1 के अंदर यहाँ पर आपको कक्षा 10 तक लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन यह बात जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। लेवल 1 और लेवल 2 उन दोनों में ही जो हिंदी भाषा के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आप भाषा प्रथम के रूप में चूज़ करें या भाषा द्वितीय के रूप में चुनाव करें, उसका प्रश्नों का लेवल है वो लगभग समान ही देखने को मिलता है। इसलिए ये कठिनाई स्तर है उसका कोई विशेष फर्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। आपको व्याकरण संबंधित जो कंटेंट तैयार करना है उसके लिए जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख रहे होंगे, ये एक पुस्तक आपको सुझाई गई है
कक्षा 9 से लेकर 12 तक की, कक्षा 9 से 12 तक की व्याकरण संबंधित प्रश्न आती है। ये आपकी पुस्तक आती है एक, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, जो आरबीएससी के द्वारा लागू की गई पुस्तक है, इस पुस्तक में सभी बिंदु जो अपन व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर सिलेबस में देखते हैं, वो सभी बिंदु बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए गए हैं और आरबीएससी की प्रमुखता के अंदर ये पुस्तक रहती है। हालांकि जब अपन शुरू में इस पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सहायक पुस्तक है। जब इस पुस्तक का अपन पूरा अध्ययन कर लेते हैं तो उसके बाद किसी भी अन्य पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो उस कंटेंट को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए मेरा यही सजेशन है कि जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ें तो सबसे पहले ये कक्षा 9 से 12 तक की हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध वाली पुस्तक है, इस पुस्तक का अध्ययन अवश्य करें। उसके बाद अपने ज्ञान के स्तर को या लेवल को बढ़ाने के लिए आप जितना कंटेंट चाहें उतना पढ़ सकते हैं। हालांकि अभी जो समय है वो लगभग 2-2.5 महीने का है। जैसा कि आज जो सूचना आई है उसके आधार पर लगभग 1 दिसंबर को आपका रीट का नोटिफिकेशन आने वाला है और एग्ज़ाम जो जनवरी के अंत तक संभावित थी उसकी फरवरी के अंदर ये तिथि संभावित बताई जा रही है। तो भी यदि देखा जाए तो आपके पास में नवंबर, दिसंबर और जनवरी लगभग 2.5 महीने के ही का ही टाइम बचता है और उस 2.5 महीने के टाइम के अंदर बहुत लंबा सिलेबस पढ़ना संभव नहीं है। सिलेबस है वो सफिशिएंट होना चाहिए, पूर्ण है वो कोई सिलेबस है वो नहीं होता है। तैयारी है वो कभी भी ये नहीं है कि अपन कह दें कि अब तैयारी मेरी पूर्ण हो चुकी है। हाँ, पूर्ण नहीं चाहिए, अपने को पर्याप्त चाहिए। अपने को जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने के लिए कंटेंट चाहिए और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हिंदी से संबंधित ये जो कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध है ये सफिशिएंट है। उसके बाद जो 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम जिसको रीट मेंस के नाम से जाना जाता है, लेकिन 3rd ग्रेड के लिए जो एग्ज़ाम आगे कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है उसके अंदर जो हिंदी को अपना सब्जेक्ट के रूप में चुनाव करना चाहते हैं वो ज़रूर कितना भी कंटेंट पढ़ें, लेकिन जो केवल पात्रता पास करने में हिंदी भाषा के रूप में ही हिंदी का चुनाव करते हैं उनके लिए ये पुस्तक जो हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध की है वो मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो हिंदी से 3rd ग्रेड एग्ज़ाम देने वाले हैं वो विषय की कितनी भी गहराई में जा सकते हैं, कितनी भी पुस्तकें हैं वो पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।